है। हमारे हमारे MRI रिपोर्ट सारी चीज क्लियर है, बट उसके बावजूद हमारे बच्चे का बैलेंस बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत सारा डिस्टर्ब है। उस डिस्टर्ब बैलेंस के पीछे भी एक मेजर रीजन आपका सेंसरी प्रॉब्लम्स ही होता है, सेंसरी डिफिकल्टीज ही होता है। फोर्थ नंबर पे सेंसिटिविटी, नॉइज, टच एंड टेक्सचर। वो आपको डायरेक्टली इस चीज के बारे में पता चल सके कि बच्चा रिलक्टेंट कर रहा है, रिलक्टेंट शो कर रहा है कि आपको टच नहीं करने दे रहा, वॉइसेस के ऊपर डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है या रिएक्ट कर ही नहीं रहा, नो रिस्पॉन्डिंग इन नेम, कलर्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, स्पिनिंग, जंपिंग एंड क्रैशिंग। ऑल द टाइम बच्चा आपको ये चीज परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। बच्चा स्पिन कर रहा है अपने सराउंडिंग के अंदर, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। किसी भी इन्वायरमेंट में जाता है वो हर बार आपको स्पिन करते हुए मिलता है, मूवमेंट करते हुए मिलता है। चलते चलते क्रैशिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, चलते चलते किसी भी फर्नीचर के साथ टकरा जाना, हर्डल्स आते हैं रोड के ऊपर, उनको नहीं देखे, जंप्स वगैरह को नहीं देते, गिर जाते हैं। और जंपिंग ऑल द टाइम, सबसे मेजरली कंप्लेन जंपिंग की होती है। हम लोग कहते हैं हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी आई हुई नेचर में। उसकी बिहेवियर थेरेपी भी हो रही है, उसकी स्पीच थेरेपी भी हो रही है, उसकी बाकी थेरेपी भी हो रही है, और उसकी मेडिकेशन भी सम टाइम हो रही है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी खत्म नहीं होती। देयर इज अ रीजन जो कि एक सेंसरी डिफिकल्टी, वो ऑलरेडी इस चीज का स्ट्रगल कर रहा होता है, इस वजह से वो बच्चा या कोई भी एडल्ट किड इस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो जंपिंग और ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम इन डेली लिविंग एक्टिविटी, ड्रेसिंग, ईटिंग, राइटिंग, सेम एज इट इज। पिकी फूडर्स होते हैं या समटाइम च्यूइंग के इश्यूज होते हैं, नहीं बच्चे खा पा रहे होते, राइटिंग नहीं कर पा रहे होते, उनके पास फाइन स्किल्स वगैरह नहीं होते। ड्रेसिंग ड्रेसिंग में न्यू ड्रेसेस का काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि हमारे बच्चे न्यू ड्रेस नहीं कर रहे होते, या ड्रेसिंग अपने कपड़ों को उतार देते हैं बिल्कुल, ठीक है, या अपने स्लीव्स को ऊपर कर लेते हैं, पैंट्स को अप कर लेते हैं। ये इन सब रीजंस के पीछे भी बेसिकली आपके सेंसरी डिफिकल्टीज ही है। ओके, नाउ is there any questions? Is there any question from any sides? जी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी मैम ने बताया कि 7 सेंसेस होते हैं। 5 तो डेफिनेटली हम कॉमन है जानते हैं, जिन्हें सी है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है। ये दो मजीद जो हैं प्लीज वो बता दीजिए। ओके सर, मैं खुद ही इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग आगे हमारा फर्दर पार्ट है प्रेजेंटेशन का, वो सेंसरी सिस्टम के ऊपर ही बेस है कि हमारी कौन कौन सी सेंसेशंस हैं और उन पे कौन कौन सा वर्कआउट होना है। तो प्लीज हमारे साथ रहिएगा। अब हम सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, सेंसरी सेंसरी सेंसरी, सेंसरी डिफिकल्टीज, सेंसरी प्रॉब्लम्स, सेंसरी इश्यूज। ये चीजें बेसिकली एग्जिस्ट करती कहाँ पे हैं? ये वो 7 कॉन्टेंट्स हैं जिनमें ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि नॉर्मली हम अपनी लाइफ स्पैन को गुजार रहे हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नंबर 1 पॉइंट है टेक्टाइल सेंसेशन। टेक्टाइल सेंसेशन टच सेंसेशन कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास आता है वेस्टिबुलर सेंसेशन। वेस्टिबुलर सेंसेशन हमारा आपका जो आता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आर यू क्लियर गाइस? नेक्स्ट हर हमारा मारूफ भाजी। हमारा नेक्स्ट आता है प्रोप्रायोसेप्टिव स्किल्स। प्रोप्रायोसेप्टिव स्किल्स हमारी बेसिकली वो स्किल्स होती है जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग हमेशा अपने एक जो टास्क परफॉर्म करना होता है उसकी इंटेंसिटी को और उनकी फोर्स को मेजर करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से एक सेट डाउन करता हूँ कि हम कैच एंड थ्रो की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैं अगर किसी अपने कलीग की तरफ, सर की तरफ अभी कैच बॉल थ्रो करवाऊंगा, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि सर का डिस्टेंस कितना है, मैंने कितनी फोर्स के साथ सर के पास फेंकना है और किस इंटेंसिटी के साथ फेंकना है, ठीक है, और फेंकना उनके सीधा उनके हैंड्स के अंदर है। तो ये जो स्किल्स ब्रेन रीड कर रहा होता है, इसको skill हम लोग कहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो जो बच्चे क्लमजीनेस शो करते हैं, फॉर एग्जांपल चलते चलते किसी टेबल के साथ टकरा गए, किसी चेयर के साथ टकरा गए, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उनको प्रोप्रियोसेप्टिव या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होता ना कि डीजे स्ट्रेंथ क्या है। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिटरी है। ऑडिटरी अपने नेम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारी हियरिंग सेंसेशंस होती हैं उसको लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसमें आया कि बच्चा को नेम रिस्पॉन्डेंट ही नहीं है, उनको आवाज नहीं जा रही, उनको आवाज दे रहे हैं, कमांड्स कर रहे हैं, बट वो फॉलो नहीं कर रहे, या फिर किसी भी नॉइसेस के ऊपर या नॉर्मली वॉइस के ऊपर भी उन्होंने रिलक्टेंस शो कर देते हैं, कानों पे हाथ लेने होते हैं। ये ऑडिटरी के अंदर लाया करता है। नेक्स्ट हमारे विजुअल्स हैं।
अभी जिस तरह से सर बता रहे थे कि विजुअल सेंसेशन जो होती है वो हमारी बेसिकली आई साइट की सेंसेशन होती है, देखने की सेंसेशन को कहा जाता है। बल्कि कुछ इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से स्क्विंटिंग आईज कर देना या आई कांटेक्ट ही ना देना। तो फर्दर हम आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों आई कांटेक्ट नहीं दिया जाता, स्क्विंटिंग क्यों की जाती है। Oral issues, the main and important thing of all sensory system is oral. Oral basically eating issues को बोला जाता है और इस यही एक हेल्पफुल होता है ह्यूमन बीइंग की डेली लाइफ को प्रॉपरली गुजारने का, जिसमें वो ईटिंग करता है, जिसमें उसके ओरल में इसके यहाँ पे बोलने के आ जाते हैं, स्पीच नॉलेज आ जाती है कम्प्लीटली। सेकंड हमारे लास्ट में हमारे पास आता है ऑलफैक्टरी सेंसेशन। ऑलफैक्टरी सेंसेशन बेसिकली होती है स्मेल करने की सेंसेशन को बोला जाता है। तो ये सारी जितने भी सेंसेशन है ये हमारा ब्रेन ओरिजिनेट करता है, डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट पार्ट्स के साथ ओरिजिनेट करता है। फर्दर हम इसके बारे में भी देखते हैं कि कौन सा सेंसेशन क्या क्या पार्ट जनरेट करता है। सर एक क्वेश्चन है, वो ऑनलाइन आया है, इंटीरोसेप्शन वो कह रहे हैं कि सेंस होती है, तो वो बहुत कॉमन यूज नहीं होती। आई थिंक हमने इसकी गाइडलाइन थी, वो काटनी की है सर। इंटीरोसेप्शन किस चीज के लिए आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या कहूँ। मैसेज जी, जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपना क्लियर कर दें रिगार्डिंग इंटीरोसेप्शन वो ऐड नहीं किया। इंटेरोसेप्शन। Second, may I? श्योर मैम, प्लीज आप इंटीरोसेप्शन को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, बेसिकली इंटरसेप्शन जो है वो हमारी बॉडी की वो सेंस होती है जिसमें हंगर की अवेयरनेस है। इसके अलावा जो मतलब इंटरनल थोड़ी सी फीलिंग्स है ना, उनकी जो अवेयरनेस, उनकी सारी सेंसेशन होती है, वो सारी चीज इंटरसेप्शन के अंदर आती है। ठीक है, थर्स्ट की अवेयरनेस हो गई, तो इन ये हंगर थर्स्ट इस तरह के बेसिक जो हैं, इन चीजों के जो सेंसरी सिस्टम बेसिकली डील करता है वो इंटरसेप्शन, ये बेसिकली सेंस होती है जो इन चीजों को हमें बताती है। लेकिन वो ऑब्वियसली इतनी कॉमन नहीं है, तो उस पर इतनी वो चीज नहीं, लेकिन अब ये रिसेंटली हुई है और इस पर काफी काम चल रहा है। सर मैं क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो सेंसेशन ऑफ पेन है, क्या वो भी हम कह सकते हैं कि इंटरसेप्टिव भी है? यस, वो भी इंटरनल सेंसेशन ऑफ पेन हम दो सेंसेशन कभी भी सिंगल सेंसेशन को एक्सप्रेस में नहीं लेकर आते। हमेशा जो आपका ह्यूमन ब्रेन है ना, वो इंटर कोऑर्डिनेटेड होता है आपसे एक दूसरे के साथ। एक चीज दूसरे की हेल्प ले रहा है, दूसरा तीसरे की हेल्प ले रहा होता है, इस तरह से ये मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। उसको हम प्रोग्राम के साथ साथ हम टेक्टाइल सेंसेशन के अंदर भी काउंट करेंगे। टेक्टाइल सेंसेशन बेसिकली टच सेंसेशन होती है और वही बेसिकली फीलिंग सेंसेशन होती है। ओके, यस मैम। वो भी डिस्कस होंगे। अभी हम सेंसिंग डिफिकल्टीज को थोड़ा सा अलग अलग करती है। जो चीज मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि एक ही सेम क्वेश्चन सिमिलर होता है कि ऑडिटरी के अंदर आपके कुछ बच्चे कानों पे हाथ रख रहे हैं और कुछ बच्चे आपके नेम रिस्पॉन्डेंट ही नहीं हो रहे। वो बेसिकली कि कहाँ पे किस किस तरह से एग्जिस्ट करती है। अब इस पेज को बेसिकली आप लोगों ने सही तरह से रीड आउट करना है और इसी की बेस के ऊपर आपने आगे सेंसेशन खुद डेवलप करनी है। जिस तरह से मेरा टॉपिक आगे चलता जाएगा, आप लोग अपने कंसेप्ट खुद क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा चार्ज रिएक्ट टू मच सेंसरी इनपुट। पूरी भी सेंसरी इनपुट उसको दिया जाता है, टेक्टाइल में दिया जाता है, ऑडिटरी के अंदर दिया जाता है, किसी भी चीज के अंदर दिया जाता है, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। इसके साइंस जरा देखिएगा। मोस्टली आपको जो किड्स हैं वो कवर ईयर टू नॉर्मल साउंड्स। नॉर्मली साउंड्स भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं तो बच्चा अपने ईयर को कवर करके रखेंगे, या किसी क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर वो है, किसी पार्क के अंदर चले गए हैं, तब भी वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इवन प्ले थेरेपी के अंदर भी वो अपने कानों को कवर करते हुए भी मिलेगा। इन साइंस के साथ अगर आपको कोई बच्चा मिलता है तो वो हाइपर सेंसिटिविटी इन सेंसिटिव में होता है। नेक्स्ट हमारा अवॉइड टच एंड सर्टेन क्लॉथ्स। अगर बच्चा टच को अवॉइड कर रहा है, किसी किस्म के भी टच को, ठीक है, लाइक वो आपके किसी ह्यूमन बीइंग के टच को कर सकता है, कोई न्यू ड्रेसेस को अवॉइड कर रहा है, इस तरह की और टच में अवॉइड करेगा तो वो हाइपर सेंसिटिविटी होगा। नेक्स्ट हमारे अफ्रेड ऑफ स्विंग एंड मूवमेंट। स्विंग्स का तो एक जनरल टर्म मैंने ऐड किया, बेसिकली यहाँ पे हम इसको बैलेंस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं।
कि एक बच्चा एक हाइट के ऊपर जाने से डरता है, वो अपने आप को बैलेंस करने से डरता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर मूव करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो बच्चा एग्जिस्ट करेगा हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। ये बेसिकली टर्म्स हैं, इन टर्म्स को प्लीज क्लियर कीजिएगा कि कहाँ पे बच्चा अवॉइड कर रहा है और कहाँ पे बच्चा सीख कर रहा है। यहाँ से आगे जितनी भी सेंसेशन है उनका एक प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्राइस ऑन ब्राइट लाइट्स, जहाँ पे भी ज्यादा लाइट्स होंगी रूम के अंदर, सेशन में, होम पे, कहीं पे भी होंगे, वहां पे वो अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करके क्राई बिहेवियर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा मेल्ट डाउन इन क्राउडेड प्लेसेस, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि जहाँ जो ही वो क्राउडेड प्लेसेस में जाना शुरू करेंगे, किसी मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई मैरिज सेरेमनी है, फैमिली के अंदर किसी किस्म की कोई सेरेमनी हो रही है, ओबियसली जाना तो है वहाँ पे एकदम से बिहेवियरल मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। समटाइम्स शाउटिंग स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, समटाइम्स क्राइम बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं, हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक्सेसिव जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर और मेरा जैसा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। लाइक कुछ बच्चे जैसे हमारे पास अक्सर आ रही होती है पेरेंट्स ये कंप्लेन लेके कि बच्चे शादी में नहीं जाते हैं तो वो कानों पे हाथ रख के थ्रू आउट द इवेंट बैठे रहते हैं, तो हम उसको किस उसमें लेंगे? बेसिकली हाइपर सेंसिटिव एंड टुवर्ड ऑडिटरी, ठीक। कि वो कानों पे रखते हैं, मैंने पहले टर्म्स क्लियर की थी कि ऑडिटरी टर्म्स है। अब ऑडिटरी के अंदर जो चीज वो सीख अफ्रेड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, वो कानों पे हाथ ठीक। रखने को कर रहे हैं, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी है। ओके, लास्ट पॉइंट जो हाइपर सेंसिटिविटी का, जो कि एक मेन की पॉइंट है, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है, ओवर अलर्ट, ठीक है, जिस तरह का भी उनका नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ पे कुछ मेडिकली टर्म्स ऐड हो जाती है, हम इस प्रेजेंटेशन में नहीं करेंगे, फर्दर हम आगे जो सेमिनार कंडक्ट करेंगे उसमें काफी डिटेल बताएंगे कि नर्वस सिस्टम का ऑटिज्म या किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज डिसऑर्डर्स के साथ बच्चों का क्या कोरिलेट कर रहा होगा और किन किन इश्यूज के साथ वो मेडिकली सफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिवनेस, हाइपो सेंसिटिव। नॉर्मली हाइपो का वर्ड यूज किया जाता है एक लिथार्जी के लिए। इस दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा ना आप टर्म्स को अलग भी करते हैं। हाइपो होता है डाउन, हाइपर होता है अप, ये टर्म्स क्लियर किए जाती हैं। सेंसिटिविटी आप जो ब्रेन सेंसेशन जनरेट कर रहा है, चाइल्ड रिएक्ट्स लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम रिएक्ट करें हाइपो सेंसिटिव के अंदर, क्योंकि ये लेस देन ऑटोमेटिकली आपके हाइपो वर्ड के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करें। इनके साइंस क्या होंगे? डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन नेम इज कॉल्ड, जिसका मैंने आपसे पहले बताया कि अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। सिर्फ नाम की बात नहीं है कि अपने किसी कमांड के ऊपर नहीं कर रहे, कोई रीइंफोर्सेस है उनके ऊपर नहीं कर रहे, किसी किस्म का भी वो आपको रिएक्शंस नहीं देते, में ज्यादातर रिएक्शंस नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको जो भी कहा जाता है वो उतना खास रिएक्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आपके साथ ज्यादा इमिटेशन कर रहे होते हैं, या आप जो उनको मोटर फंक्शन करके बता रहे वो सिर्फ उनको कॉपी करके आपके साथ मूव कर रहे होते हैं। हाई पेन टॉलरेंस है, पहले ये क्वेश्चन भी हमारे साथ हुआ था, ठीक है, कि पेन टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई है। हाई पेन टॉलरेंस का बेसिक मीनिंग ये नहीं है कि एक लिमिट ज्यादा पेन हो भी रहा हो बच्चा बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लो, दिस इज नॉट। उनके पास सेंसेशन ही हाई हो, ठीक है, उनको पेन उस तरह से फील हो ही नहीं, उन्हें चोट लग रही है, सब कुछ हो रहा है, वो हर्डल्स पर टकरा भी नहीं, लेकिन वो आपको कंप्लेन नहीं करती थी, तो ये बच्चा हाइपर सेंसिटिव हो। क्वेश्चन हियर, यस, और जो चाइल्ड अपनी ही वॉइस को लाउड करके उसको सुनना पसंद करते हैं तो वो हाइपो में आएगा या सीकिंग में आएगा? वो विल डिस्कस इट इन ऑडिटरी, हम ऑडिटरी के अंदर इसको काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। Seem slowly and just slow a- and sleepy. जस्ट एक सेकेंड। जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखें प्लीज डायरीज में। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप सर से क्वेश्चन कर सकें, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट सीम स्लो एंड स्लीपी, वो आपको फिजिकली देखने में ही आपको पता चल रहा होगा, काफी लेथार्जिक है बच्चे, डाउन डाउन से हैं, एक्टिविटीज को उस तरह से भाग भाग कर या प्रॉपरली अलर्टनेस के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आप उन्हें सिटिंग के लिए किसी एक्टिविटी के लिए बैठाएंगे तो वो सो जाएंगे। ये बच्चे जो होते हैं आपकी हाइपो सेंसिटिव होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारा डजन नॉट नोटिस मैसिव फेस और हैंड, सिर्फ हैंड्स एंड फेस की बात नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल हाइजीन की प्रॉपरली बात करेंगे कि अगर तुमने ड्रेसअप भी किया होता है
वो डर्टी ड्रेसअप भी होगा, हैंड डर्टी होंगे, फेस डर्टी होंगे, लेकिन वो किसी किस्म का रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे उनके हैंड एंड फेस डर्टीज है, कोई चीज़ उनके हाथ पे लगी है, कोई पानी है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है, वो आपके साथ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। दे आर क्वाइट नॉर्मल, जैसे लाइक उनके लिए दिस नथिंग। इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो अंडर अलर्ट होता है। जो उसकी अलर्टनेस होती है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, वो अंडर अलर्ट। सेंसरी सीकिंग, हाइपर एंड हाइपो दो कॉमन टर्म्स यूज होती हैं हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। थर्ड टर्म जो हमारी यूज होती है, ये हमें थोड़ी ब्रेन मिलती है, बट also in sensory difficulties, जिसके अंदर चाइल्ड का सिस्टम टू गेट मोर सेंसरी इनपुट। आप जितना मर्जी उनको सेंसरी इनपुट देते जाए, दे वांट्स मोर मोर एंड मोर। ठीक है, उन्हें मजीद चाहिए होता है। आप उन्हें एक अच्छा टेक्टाइल इनपुट दे रहे हैं, उनको डीप प्रेशर वगैरह दे रहे हैं, उनके हैंड्स को थेरापी प्ले डोज के साथ प्रॉपर्ली प्रेशर दे रहे हैं, बट दे वांट मोर। वो बार बार आपका हाथ पकड़ के फिर अपना हाथ दबाएंगे, अपने फेसेस को दबाएंगे, अपनी बॉडी को बार बार दबाएंगे, एक सेक्शन के बाद भी वो बार बार करेंगे। तो ये ऐसे ऐसी कंडीशन के अंदर सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स आ जाते हैं। इनके साइंस के हैं, जंप ऑल द टाइम, कंप्लेन होती है, हमने सेशन कंडक्ट किया, हमने इनको जंपिंग भी प्रॉपर्ली ट्रैम्पोलिन के ऊपर करवाई, हमने इन्हें ट्रायंगल रनिंग भी करवाई, नॉर्मली रनिंग भी करवाई, हमने इनके साथ प्रॉपर प्ले थेरेपी की, बट स्टिल नाउ ही इज जंपिंग, हाइपर एक्टिविटी इन नेचर है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही होती है। बेसिक इश्यूज जो होते हैं वो सेंसरी सीकिंग के होते हैं, कि उनका सेंसरी सीकिंग इतना ज्यादा होता है कि जितना ज़्यादा आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं, मज़ीद वो उतना ज़्यादा सीख कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्रैशिंग इनटू फर्नीचर, और चलते-चलते किसी हर चीज़ के साथ क्रैश कर रहे हैं, रोड्स के ऊपर, हर्डल्स पे, डोर्स के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, बेड से डाउन होना, डाउन टू बेड होना, बार-बार चीज़ों का क्रैश करना। नेक्स्ट टचिंग ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बच्चे कुछ न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ इस तरह से मिलेंगे कि वो अपने एनवायरनमेंट में स्लाइड्स होती हैं, रेलिंग्स होती हैं, कोई पर्सन मूव कर रहे होते हैं, वो इसमें टच करके चीज़ों को हर वक़्त चलते हैं। ठीक है, ये सेंसरी सीकिंग बिहेवियर के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा स्पिनिंग रैपिडली, आप हर वक़्त वो बच्चे मूवमेंट में नज़र आएँगे। स्पिनिंग का तो ये मतलब नहीं है कि बच्चा यूँ ही स्पिन करता रहेगा, नेवर। ही ऑलवेज़ मूव लाइक दिस, रॉकिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, इवन अगर आप उनकी रॉकिंग स्टॉप करेंगे, तो वो सिटिंग के अंदर उनका मुझे चेयर दीजिए, एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, कि आप अगर सिटिंग में बिठा रहे हैं, रॉकिंग को स्टॉप कर रहे हैं, आप उनको स्टॉप की कॉल भी दे दिए, उसके बावजूद आप उनको अलग मूव करते हुए देखेंगे। ठीक है ना, अगर आप ये मूवमेंट रोकेंगे, तो वो बॉडी को यूँ शेक करते रहेंगे, हैंड्स को शेक करते रहेंगे, ये मूवमेंट परफॉर्म होती रहेगी। ऑब्जेक्ट्स भी अगर उनके हाथ में है, कोई पेन है, मार्कर है, क्रेयॉन्स है, कलर्स है, तो वो आप उनको हर वक़्त ये चीज़ परफॉर्म करते हुए देखें। ये बच्चे बेसिकली सेंसरी स्पीकिंग के साथ हैं। पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन माउस, ये ओरल सेंसेशंस के अंदर आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, पहले नीचे से कुछ चीज़ उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं। ब्रेन इज क्रेविंग इनपुट, ये जो इसका न्यूरॉन का नर्वस सिस्टम है, उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रेविंग, लिमिट से ज़्यादा क्रेविंग है। ये 3 टर्म्स हैं बेसिकली, हाइपर सेंसिटिव, हाइपो सेंसिटिव एंड सेंसरी स्पीकिंग। ये आप क्लियर कर लो। इसके बाद फर्दर जो प्रेजेंटेशन है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आप खुद अपना एक केस स्टडी करना चाहें, एक मेथड खुद डेवलप करना चाहें, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। He will start the sensory issues, majorly issues are tactile problems. Tactile sensations basically that sensation को कहा जाता है, इसमें difficulty in touch sensation leading to overreaction, underreaction and excessive seeking of tactile input. इसमें बच्चे को टच सेंसेशन कुछ लाइक कर रहे होते हैं, कुछ डिसलाइक कर रहे होते हैं, कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसके बेसिकली साइंस क्या है टेक्टाइल। अब ये साइंस देखते हुए आप लोगों को इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि कौन सा साइन हाइपो सेंसिटिव है, कौन से साइन हाइपर सेंसिटिव है, कौन सा सीकिंग है। आपके पास अगर कोई केसेस होते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन कौन से साइंस कौन किड्स के अंदर प्रेजेंट है और उनको हमने डील किस तरह से करना है। साइंस में डिसलाइक मैसिव प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे मैस क्रिएट होती है उससे वो बहुत सारा डिसलाइक कर देते हैं, अवॉइड करते हैं हग्स को और टचेस को, किसी का टच करने को। कुछ सीख कर रहे होते हैं लिमिट से ज्यादा, ठीक है, कि उन्हें हर वक्त टच किया जाए। देयर आर आल्सो इन टेक्टाइल प्रॉब्लम्स, और कुछ बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही होती है।
कि उन्हें बिल्कुल भी कोई लाइक ना करे। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल सेट कर लेते हैं सब चीज़ आप मॉडल कैसे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल सर असल तो मैंने बेसिकली टेक्टाइल के लिए एक मॉडल बनाया है, ठीक है। अब आपने सर अवॉइड करो, ठीक है। अब आपने जैसे आप देखते हैं हम कितना अच्छा उन्हें फिजिकल प्रॉम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर अवॉइड, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हमेशा लाइक अपने हाथ से टच प्रॉपरली सीख कर रहे होते हैं, बॉडी की डिफरेंट जगह पे अपने हैंड्स को सीख कर रहे होते हैं। आई यू क्लियर? सर कुछ बच्चे जो है हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, इज दिस फॉर लाइक टेक्टाइल प्रॉब्लम और प्रेशर? They are not for it. In this terms, yes, ma'am. And ये एक पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती नहीं है। क्यों केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अवॉइडेंस सीख दोनों चीजें हो रही होती हैं। तो बेस्ट तो ये होता है कि अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी एक प्रॉपर दोबारा से रीअसेसमेंट करे। एज अ थेरेपिस्ट हमें ये लग रहा होता है कि समटाइम वो सीख कर रहा है, समटाइम वो रिलक्टेंस शो कर रहा है चीज को लेकर। बिल्कुल करती है, बहुत ज्यादा पेयरिंग के साथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग पेयरिंग आपके किड्स के साथ नहीं है तो फिर आप उसके पे जो भी टेक्निक अप्लाई करेंगे वो कभी भी नहीं होगा। वो आपको दो ही चीजें शो कर पाएगा, या तो वो आपके साथ बिल्कुल स्लीपी रहेगा, क्लामसी रहेगा और आपको कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा, या आपसे बहुत अवॉइड करेगा। इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो आपसे लर्न और आपको अपने मेनली ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताएगा कि उसके साथ इश्यूज क्या है। तो पेयरिंग किसी भी थेरेपिस्ट की, किसी भी प्रोफेशनल की अपने किसी भी किड के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। इट विल टेक मोर देन 1 वीक, समटाइम कोई बच्चे एक दिन में पेयर हो जाते हैं, 3 डेज, 7 डेज। इस हाई फंक्शनिंग के बच्चे शायद इससे भी ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बिकॉज दे नो कि किस तरह से हमने थेरेपिस्ट को भी मैनिपुलेट करना है। दे नोज एवरीथिंग। तो हम टाइम फ्रेम को भी नहीं करते, बट पेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हम उसकी रैपो बिल्डिंग को कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपना स्केप शो कर। ओके, डज नॉट नोटिस डर्टी हैंड एंड फेसेस, पहले डिस्क्राइब किया था कि वो बिल्कुल भी टेक्टाइल जो बच्चा आपके सामने बिल्कुल भी इस तरह के बिहेवियर शो नहीं कर रहा कि उनके हैंड्स, उनके फीट, उनके क्लॉथ्स वगैरह डर्टी हुए हैं, वो बच्चे ज्यादातर आपको टेक्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे। सीम्स अनअवेयर ऑफ टच, ठीक है, टचिंग एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ पे अनअवेयर ऑफ टच एंड टचिंग एवरीथिंग दोनों पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आके आपने वो टर्म्स फिर से खुद से क्लियर करने कि हाइपर सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है। दोनों कंडीशंस के अंदर हमारी टेक्टाइल प्रॉब्लम बेसिकली मतलब बात कर रहे हैं। इस वजह से बच्चे या तो अवॉइड कर रहे हैं टच को या सीख कर रहे हैं। अब ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लेकर आना नहीं मेरा बच्चा या मेरे साथ जो भी इंगेज है वो टच को तो लाइक करता है बहुत ज्यादा, ही इज गुड, नो ही इज नॉट। अगर वो बहुत ज्यादा लाइक कर रहा है आपके टच को, बार बार अपनी बॉडी को टच करवा रहा है, चीजों को टच कर रहे हैं, is also in tactile issues, in tactile problems. Rubbing objects on skin. आप मोस्टली ये देख रहे होंगे बच्चों ने पेंसिल्स अपने हाथ में रखी होती है, क्रेयॉन्स होते हैं और स्लाइम्स वगैरह होती हैं, दे आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है। तो अपने बॉडी के साथ रब कर रहे होते हैं हर वक्त, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। They also have tactile issues, enjoy messy play excessively. बहुत ज्यादा मैसी प्लेस को जो एक्सेसिवली लाइक्स भी कर रहे होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, टेक्टाइल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए डिसलाइक मैसी प्लेसेस एंड एंजॉय मैसी प्लेसेस बोथ आर प्रेजेंट, then they have both issues, like they have tactiles in both hypo and hypersensitive both exist. Yes ma'am. सेकंड मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी चीज। Okay, Miss Surishma, just give me 1 minute, I have a question. Yes ma'am. जेनिटल पार्ट्स को जो रबिंग करते हैं मैम, हम एज के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हैं कि हमारे कुछ ह्यूमन बींग्स में ना हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो 3 इयर्स के जो बच्चा पूछा है 3 मतलब लेट जाते हैं जमीन पे
लाइंग ऑन द सर्फेसेस या लाइंग ऑन द फ्लोर तो एक अलग से टेक्निक यूज की जाती है, इसे टेक्टाइल के अंदर डायरेक्टली नहीं हम कर सकते, बट हम इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा कर सकते हैं कि इसमें लाइंग ऑन द सर्फेसेस है प्लस जेनिटल्स है, टचिंग है, ये दो अलग से पॉइंट्स। और एक और चीज अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल वो 2 इयर्स का या 2.5 है, वो अपने जेनिटल्स को टच कर रहा है, इट मींस देयर इज समथिंग प्रॉब्लम ना, कोई उससे रैशेस हो सकते हैं क्योंकि बच्चे डायपर एग्जैक्टली सबसे पहले प्रॉब्लम करने लगा था कि मेडिकल रीजन सबसे पहले इलैबोरेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हाइजीन का इतना प्रॉपर्ली ख्याल नहीं होता, ये बच्चे टॉयलेट उस तरह से टाइम के साथ होते नहीं हैं, तो ऑल द टाइम 24 आवर उनके साथ डायपर चल रहे थे, डायपर ऐसा कोई इशू भी नहीं होता तो फिर हम इसे टेक्टाइल के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है, टेक्टाइल के अंदर भी काउंट कर सकते हैं और एक प्रॉपर असेसमेंट के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बता सकते हैं कि टेक्टाइल में भी कौन सी टेक्निक्स उनके साथ यूज की जा सकती है ताकि वो अपने किस तरह से इन इश्यूज को सॉल्व करें। और एज वेल एज सिर्फ ये नहीं होना कि सिर्फ सेंसिटिव इश्यूज नहीं होंगे टेक्टाइल, समटाइम्स बच्चे ने अपना एक बिहेवियर भी डेवलप किया होता है, उसकी बिहेवियर अगर वो उसके साथ मूव कर रहे हैं तो फिर आप टेक्टाइल के जितने भी सेंसरी इनपुट देते रहे आप उसका कोई भी रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, आप उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, डिस्ट्रैक्ट ऑन अदर लाइक एक्टिविटीज, रीइंफोर्सर आपको उनके ओरिजिनेट करने होंगे किसी तरह से, और उन रीइंफोर्सर के साथ आप वो चीज भी खत्म करवा दें और एक न्यू डेवलपमेंट भी करें। यस मिस सुरेशाबाद प्लीज टेक्टाइल इनपुट के ऊपर थोड़ी सी प्रेजेंट कीजिएगा। सत्यम, वो तो आपने एक्सप्लेन किया। मैं बेसिकली ये करना चाह रही थी एक्सप्लेन हम लिसनर्स को कि वो कंफ्यूज ना हो, जो चीजें अब चल रही हैं कि पहले हमने थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया उसको कि ये एग्जांपल्स हमने थोड़ी सी पहले सेट की और उसको किया कि ये हाइपर है, इस सिचुएशन में हाइपो होगा, और अब फिर थोड़ी सी वो चीजें चल रही हैं और अब ना मतलब थोड़ा सा जैसे बाद में बताया इंजॉयज भी आ गया मैसी प्लेस को और डिसलाइक भी आ गया, तो उस चीज से थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं होना। अब बेसिकली हमने वो चीज तो एक्सप्लेन कर दी उनको अलग से कि हाइपर किस सिचुएशन में होगा ये बता दिया, हाइपो कब होगा, सीकर कब होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम एक ऑब्वियस से या मतलब अगर जो दूसरे थेरेपिस्ट अटेंड कर रहे हैं उनके लिए और जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने फुल टाइम बच्चों के साथ रहना है उनके लिए हम एक जो है सिंपल साइंस कुछ बता रहे हैं कि अगर आपको ये चीजें नजर आती हैं तो इट मींस कि इस एरिया में आपके मतलब प्रॉब्लम आ रही है और अब हमने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की तरफ जाना है, अब हमने अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है इस चीज के लिए और उसको सॉर्ट आउट करना है। बाकी तो आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये टेक्टाइल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हम मोस्ट कॉमनली करवाते हैं ताकि आपके इन चीज़ों से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एक्टिविटीज ओटीज करवा रही हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को इलाज करते हैं ओटीज के साथ तो कौन कौन सी टेक्टाइल, ऑल्दो ये एक्टिविटीज लिखने का बेसिक मकसद भी यही है कि आपके किड जैसे आपके क्वेश्चन कर, ठीक है ना, आप इनमें से ओटी की गाइडलाइंस लेकर इनमें से कोई भी एक या दो तीन एक्टिविटीज परफॉर्म करवाना स्टार्ट कर दें, जब तक वो हमारे यहाँ बेसिकली ऑक्यूपेशनल के अंदर क्या होता है मैम कि लाइक हम लोग टास्क को मास्टर या इस तरह से नहीं होते, हमारे जो अपने सेंसरी इश्यूज होते हैं उनके सॉर्ट आउट होने का हम वेट कर रहे हैं, समटाइम्स दे विल टेक 1 day 2 days वीक 1 week मंथ और प्रोलॉन्ग भी सम कुछ हमारे चलते हैं, हम कभी के बाद कुछ इश्यूज को खत्म नहीं कर पाते। अब हैंड क्लैपिंग्स हैं, ठीक है, ये कितने को मोस्ट कॉमनली चल रही है, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी नेचर होती है वो साथ मूव करती रहती है, तो इन एक्टिविटीज को आप लोग ऐड करें जिसमें सेंसरी बिन्स है, सेंसरी बिन्स एक बॉक्स आप ले लें, ठीक है, अच्छा सा ह्यूज बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप राइस बीन्स सैंड एंड वाटर बीट्स वगैरह ऐड करें, मिक्स